हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम लोग का जो जर्नी शुरू हो रहा है, एक नया जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं हम। ठीक है ना। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इस चैनल पे आपको डेली, है ना, क्लास 12th के, है ना, उन विद्यार्थियों के लिए जो कि 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, इस साल नहीं, मतलब 26 में नहीं, जिनका 27 में एग्जाम है, उनके लिए हम डेली 3 सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करेंगे और एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ, है ना। आज उसका पहला क्लास है ना। और आज हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसका पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, है ना। क्लास 12th में जो फिजिक्स है उसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, है ना, किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल बनते हैं, इस सारी बात को आज अपन कवर करेंगे। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, क्योंकि बात वही है ना कि अगर मान लीजिए जिसके बारे में हमको पढ़ना है, पूरा साल पढ़ना है, अगर उसके बारे में पता नहीं तो मजा आएगा? फिर नहीं आएगा मजा। तो जिसके बारे में हमको पढ़ना है उसके बारे में हमको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे वही बात बात हम हमेशा बोलते हैं कि जिस कन्या से आपका विवाह होना हो, अगर उस कन्या के बारे में पता ना हो तो बात तो वही है, अंधेरिया में तीर मारने जैसा। तो हम लोग अंधेरिया में तो तीर नहीं मारेंगे, हम लोग पहले जान लेंगे, एक चीज को समझ लेंगे, फिजिक्स होता क्या है ना, फिजिक्स के संबंध में क्या क्या तर्क दिए गए हैं, फिजिक्स का पिता किन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा हमको पढ़ेंगे कि हमको क्लास 12th के अंतर्गत फिजिक्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है, बस तब जाके हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे और तब हमको पढ़ने में आनंद भी आएगा, है कि नहीं बात। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और हम लोग आज क्लास 12th के फिजिक्स के इंट्रोडक्शन को कवर करते हैं। तो बात करें अपन, तो आज हम जो बात करने वाले बेसिकली, आज जो हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, भौतिकी एक परिचय हम लोग कवर कर करेंगे। भौतिकी एक परिचय, एक परिचय, ठीक है ना। इसी को अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। ढंग से कवर करेंगे अपन, है ना। हम कुछ कुछ चीजें जानेंगे फिजिक्स के बारे में, ज्यादा कुछ तो नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें जानेंगे फिजिक्स के बारे में अपन। ठीक है जी, क्या है समझते हैं। तो अगर फिजिक्स के बारे में हम बात करें तो फिजिक्स के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिया, ठीक है ना। क्या क्या तर्क दिया गया भाई, कुछ तो तर्क दिया गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल दिया गया। जैसे देखिए, कुछ वैज्ञानिकों ने फिजिक्स के संबंध में बोला कि पदार्थ और ऊर्जा समय और स्थान के साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, इसकी जानकारी हमें जो शास्त्र से प्राप्त होती है वह फिजिक्स से। जैसे जैसे अगर बात करें, ये कमरा है, यहाँ पे हम, यहाँ पे कमरा में, आप भी एक कमरे में बैठे होंगे, वहां पे अगर एक गर्म पानी लेके आ जाए, खोलता हुआ पानी, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ समय बाद वो पानी ठंडा हो गया। और वही अगर आप फ्रिज वाला पानी लेके आए, ठंडा पानी, तो आप गौर करेंगे कुछ समय बाद पानी गर्म हो गया। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से एक पानी इसी कमरा में आकर के ठंडा हो रहा है और एक पानी इसी कमरा में आकर के गर्म हो रहा है। तो हो क्या रहा है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, फिजिक्स के एक ब्रांच है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, है नहीं बात। इसका जानकारी कौन दिया, फिजिक्स दिया, है ना। इसके अलावा ऊर्जा के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा है, यहाँ पे पूरा लाइटें जल रही है, मतलब जो विद्युत ऊर्जा है अगर लाइट में जाता है ना, लाइट में कोई ट्यूब लाइट है या फिर कोई भी लाइट में अगर जाता है तो उससे प्रकाश निकलता है, मतलब विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे प्रकाश ऊर्जा में। लेकिन अगर वही विद्युत ऊर्जा किसी पंखे में दे दिया जाए तो पंखा घूमने लगता है, उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको हवा मिलता है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं बात। तो वही बात है, मतलब स्थान बदला ऊर्जा का, तो उसका बिहेवियर भी क्या हो गया, बदल गया। उसी प्रकार से बात यहाँ पे है। तो अगर भौतिकी के बारे में बात करें, फिजिक्स के बारे में बात करें अपन, तो भौतिकी के बारे में क्या क्या चीजें बोली गई, सब अपन एक एक करके जानेंगे, ठीक है। हम बात क्या करने वाले हैं, भौतिकी के बारे में जानने वाले हैं, फिजिक्स। तो क्या चीजें बोली गई भौतिकी के बारे में, तो सबसे पहला बात तो वही बोला गया
कि पदार्थ और ऊर्जा समय और स्थान के साथ समय और स्थान के साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से व्यवहार करेंगे इसकी जानकारी हमें जिस शास्त्र से प्राप्त होती है उसे भौतिकी कहा जाता है। भौतिकी कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है चीजें? तो सबसे पहला बात तो यही बोला गया कि पदार्थ और ऊर्जा समय और स्थान के साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से बिहेव करेंगे, इसकी जानकारी हमें जो शास्त्र देगी वही है भौतिकी, वही तो है फिजिक्स। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और है, उन्होंने क्या बोला कि हमारे जीवन में जितने भी सवाल क्यों और कैसे बन करके आते हैं, इसकी जानकारी जो शास्त्र में देती है वो है फिजिक्स। जैसे अगर बात करें, अगर मान लें हम चल रहे हैं, मस्त एकदम चल रहे हैं और हम एकाएक गिर गए, पैर फिसला और हम क्या हो गए, गिर गए, आराम से गिर गए। वर्षा में आप लोग गिरे भी होंगे, तो क्या होगा, मेरे माइंड में सवाल चलेगा, भाई गिरे कहाँ है? तो भाई उसका जवाब ढूंढने जाएंगे तो पता ही चलेगा कि हमारे पैर और पृथ्वी के बीच जो लगने वाला घर्षण बल था वो क्या हो गया, कम पड़ गया, और कम पड़ने की वजह से हम क्या हो गए, गिर गए, है ना चीजें। या फिर अगर मान लीजिए कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, हम सोचे भाई उड़ क्या रहा है, तो उसकी भी जानकारी अगर ढूंढने जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि उसके पीछे भी क्या है, फिजिक्स है ना। तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या बोला, कुछ है ना, बोला कि हमारे जीवन में जितना भी सवाल क्यों और कैसे बनकर आता है, है इसकी जानकारी हमें जिस शास्त्र से प्राप्त होती है उसे भौतिकी, उसे क्या कहा जाता है, भौतिकी कहा जाता है। लीजिए कुछ वैज्ञानिक लोग की बात बोले, मैथमेटिशियन, कुछ और है। उन्होंने क्या बोला कि फिजिक्स जो है प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। कैसे भाई? जैसे हमारे साथ कोई घटनाएं घटी, जैसे मान लीजिए हम कभी गिरे या छत पर से कूदे, हमारे साथ कुछ घटनाएं घटी, है ना, तो उस चीज का घटी तो पहले पास्ट में, है ना, अभी भी घट रही है,
और फ्यूचर में भी उस घटना के बारे में हम सोच सकते हैं, उसके बारे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं बात। तो इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, है ना, फिजिक्स के बारे में क्या बोल दिया कि फिजिक्स इज द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मतलब भौतिकी जो है वर्तमान, भूत तथा भविष्य तीनों है ना। कुछ वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि भौतिकी वर्तमान, भूत तथा भविष्य तीनों है ना। फिर भौतिकी वर्तमान, भूत तथा भविष्य तीनों है। सिंपल बात, कुछ लोग ऐसे बोले। अब एक वैज्ञानिक आए, कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या बोला कि बात बताइए, जितनी भी चीजें हो रही है, जितनी भी घटनाएं घट रही है, सब कहाँ घट रही है, तो प्रकृति में जी, है कि नहीं बात। कुछ वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी घटनाएं घट रही है, चाहे हम गिर रहे हैं, है ना, या फिर हवाई जहाज उड़ रही है, या पानी गर्म होकर ठंडा हो रहा है, ठंड पानी गर्म हो जा रहा है, तो ये सब जितनी भी फिनोमिना है, जितने भी घटनाएं हैं, सबके सब कहाँ घट रही है भाई, प्रकृति में। तो सिंपल बात बोलिए ना कि अगर आपको फिजिक्स को समझना है, अगर आपको फिजिक्स का स्टडी करना है, तो सिंपल बात बोलिए कि आपको प्रकृति का स्टडी करना पड़ेगा। मतलब क्या था कि वैज्ञानिकों ने सिंपल वे में बोल दिया कि फिजिक्स कुछ और नहीं है, बल्कि इस प्रकृति का अध्ययन ही फिजिक्स है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है ना। तो कुछ वैज्ञानिकों ने आकर के क्या बोल दिया कि भौतिकी जो है ना, प्रकृति, भौतिकी, ऐसे बोल दीजिए कि प्रकृति का अध्ययन ही भौतिकी है ना। प्रकृति का प्रकृति के अध्ययन को ही भौतिकी कहा जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग तो ये बात बोले, प्रकृति के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, भौतिकी कहा जाता है। चलिए बात समझ में आई। तो ये सब चीजें भौतिकी के संबंध में दिया गया, फिजिक्स के संबंध में दिया गया। अब एक बात बताइए, इस सबको मिला करके अगर एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन बनाना हो तो क्या बोल सकते हैं। सिंपल बोल सकते हैं कि भौतिकी कुछ और नहीं है। भौतिकी क्या है, भौतिकी क्या है, विज्ञान का एक शाखा। ही तो पता है आपको, भौतिकी तो समझ रहा है कि विज्ञान की 3 शाखाएं, है ना। आप लोग जान रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तो भौतिकी जो है ना, एक विज्ञान की शाखा है, और इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर इसको, इस मार्कर को अगर ऊपर फेंके तो मार्कर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। किसके वजह से आएगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो एक घटना है, इसके बारे में स्टडी कहाँ करेंगे, अपन भौतिकी में करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन बनाए, स्टैंडर्ड डिफिनेशन बना लें फिजिक्स का, है ना, तो क्या बोल सकते हैं अपन, हम स्टैंडर्ड डिफिनेशन बना रहे हैं अपन इसका, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या है, सिंपल बोल लेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा, क्या बोलेंगे, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वैसे जिसके अंतर्गत इस प्रकृति एवं इस प्रकृति में घटने वाली
प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या जाता है, क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। सिंपल बात, ठीक है जी। तो विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत इस प्रकृति में घटने वाले विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। बस ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन बन गया फिजिक्स का, ठीक है। मतलब फिजिक्स बहुत कुछ है भाई। इसी पर किसी शिक्षक ने एक बात बोला था, है ना, हम है ना उनका एक लेक्चर देख रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि तुम्हें देख पाना ही फिजिक्स है और तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है। मेरा तुम्हें देख पाना भी फिजिक्स है और तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है, और धरती काटती है सूरज का चक्कर, ये दुनिया को बताना भी फिजिक्स है। धरती अगर सूरज का चक्कर काट रही ग्रेविटेशनल की वजह से, है कि नहीं बात, क्या मेरा तुम्हें देख पाना भी फिजिक्स है। जो मेरा आंख आपको देख रही है ना, इसके पीछे भी फिजिक्स है। आंख में लेंस है ना, लेंस के बारे में पढ़ेंगे अपन फिजिक्स में, है ना। मेरा तुम्हें देख पाना ही फिजिक्स है, तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है, और धरती काटती है सूरज का चक्कर, ये दुनिया को बताना भी फिजिक्स है। और पेड़ हो गए हैं हरे, पेड़ हो गए हैं हरे, आसमान नीला है। आसमान के नीला होने के पीछे भी वजह है, फिजिक्स ही है ना, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, आप लोग पढ़ेंगे, है ना। ऐसे होता है बैंगनी का ज्यादा, लेकिन नीला रंग को देखने में हमारा आंख सक्षम जो है, इसलिए नीला हमको दिखाई देता है ना। तो क्या बोले, पेड़ हो गए हैं हरे, आसमान नीला है ना। और क्या बोल रहे हैं, मेरा तुम्हें देख पाना भी फिजिक्स है, तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है, और धरती काटती है सूरज का चक्कर, ये दुनिया को बताना भी फिजिक्स है। और पेड़ हो गए हैं हरे, पेड़ हो गए हैं हरे, आसमान नीला है, और स्टॉप सिग्नल को रेड बनाना भी फिजिक्स है। और मैं चला आया हूं तेरी तरफ, मैं चला आया हूं तेरी तरफ, तुम्हारा भी खींचा जलाना फिजिक्स है। ये दिन भी फिजिक्स है, ये रात भी फिजिक्स है, और मॉनसून में होने वाली बरसात भी फिजिक्स है। और 100 बातों को मिलाकर कहूं एक बात अगर, 100 बातों को मिलाकर कहूं एक बात अगर, तो भगवान के द्वारा भेजी गई सौगात ही फिजिक्स है, फिजिक्स है। बहुत कुछ है फिजिक्स, ठीक है। तो आपको सुन करके कैसा लगा प्लीज बताइएगा पंक्ति, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें आगे, तो आगे क्या चीजें हैं, तो आगे हम जानेंगे कि भौतिकी, देखिए भौतिकी का स्टैंडर्ड डिफिनेशन हम लोग बना लिए। अब समझेंगे कि आखिर में भौतिकी के पिता हैं कौन, जनक किनको कहा जाता है भौतिकी का, है ना। तो है, तो अब अपन जानेंगे भौतिकी का जनक, किसका जनक, भौतिकी का। तो अब जो होगा, अब हम किसके बारे में जानेंगे, भौतिकी का जनक। भौतिकी का जनक कौन है, जनक कौन है, पिता भौतिकी के। तो भौतिकी का जनक जो है, जो सब लोग जानते हैं उनके बारे में, जी हाँ, न्यूटन साहब, है ना, वही है जो है भौतिकी के क्या है, पिता है। कौन है, सर आइजैक न्यूटन। क्या है, सर आइजैक न्यूटन। इन्हीं को भौतिकी का पिता कहा जाता है। बहुत महान हस्ती है ये, इन्होंने फिजिक्स को बहुत कुछ दिया है और साइंस को बहुत कुछ दिया है ना। अच्छा, तो सर आइजैक न्यूटन, इन्हीं को कहा जाता है भौतिकी का पिता। इन्होंने ही भौतिकी का नींव रखा था सबसे पहले, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करें कि ठीक है सर आइजैक न्यूटन साहब भौतिकी के पिता, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, ये तो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन रहा। हमारे सिलेबस में क्या है,
तो अगर आपके सिलेबस में बात करें बाबू, तो हम अब उसी के बारे में देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्लास 12 के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, उसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ऐसे देखिए, फिजिक्स का बहुत सारा ब्रांच होता है, बहुत लार्ज, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत बड़ा है फिजिक्स अपने आप में। और एनसीईआरटी खुद इस बात को लिखती है कि द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल, है ना। मतलब फिजिक्स इतना बड़ा है, फिजिक्स का रेंज इतना ज्यादा है कि हम उसको मात्र एक डिफिनेशन के माध्यम से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी खुद ही बात को बोलती है। क्लियर है चीजें। लेकिन फिर भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको डिफाइन करने का प्रयास किया, जो आपके समक्ष है ना। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है, देख ऐसे फिजिक्स का बहुत सारी ब्रांचेस है ना। आप लोग पढ़े भी होंगे कुछ कुछ के बारे में। लेकिन हम लोगों को फिजिक्स के उन सभी ब्रांचेस में से कुछ कुछ ब्रांचेस के बारे में जानना है, कुछ कुछ बातों को जानना है। हमको पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ना है ना। हमको फिजिक्स का कुछ कुछ चीजों के बारे में जानना है, और वही से सवाल अपने बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आखिर में कौन कौन सी वैसी चीज हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों के सिलेबस में है, आइए उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो अब हेडिंग हम बना रहे हैं, इसको क्या बना रहे हैं, क्लास 12 में भौतिकी की शाखाएं, इसको यूनिट बाय यूनिट अपन देखते चलेंगे कौन कौन सी शाखाएं हैं क्लास 12 में भौतिकी की। तो सबसे फर्स्ट यूनिट की अगर बात करें अपन, यूनिट नंबर 1, यूनिट फर्स्ट का अगर बात करें, तो यूनिट फर्स्ट में जो आता है वो पढ़ना है हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थैतिकी। यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी, वैद्युत स्थैतिकी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 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 है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लीजिएगा थोड़ा सा मीनिंग। इलेक्ट्रो STA होता है स्टैटिक्स, शायद STA इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको 2 चैप्टर पढ़ना है। क्या चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा चैप्टर है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्या हमको पढ़ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो हमको पढ़ना है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, फर्स्ट चैप्टर इसमें। जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इस यूनिट में, पढ़ेंगे विद्युत विभव एवं संधारित्र। क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभव, विद्युत विभव एवं संधारित्र, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर है जी। ये 2 चैप्टर हमको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। और जब ये 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे, तब जाके हम लोग को मिलेगा 8 नंबर। मतलब 8 नंबर हमारा कवर हो जाएगा। जब इतना पढ़ लेंगे तो कितना नंबर कवर होगा, 8 मार्क्स।
ढेर लोग सोच रहे होंगे बहुत कम है, क्या करें, क्लास 12th में है ना, तो क्लास 12th में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं बात। तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, आप ये दोनों चैप्टर को कवर करेंगे तब 8 नंबर के सवाल यहाँ से आते हैं दोनों चैप्टर से, ठीक है। यूनिट सेकंड में जाएंगे तो वहां पे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो यूनिट सेकंड जो है यूनिट 2, यूनिट दूसरा जो पढ़ेंगे अपन उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स है ना, वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ना। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत क्या क्या चैप्टर आते हैं, तो सबसे पहला चैप्टर इसमें पढ़ेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। पहला अध्याय इसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर इसमें क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक चैप्टर आएगा, उसको पढ़े, उसको बोलते हैं चुंबकत्व एवं या पदार्थ एवं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना। पदार्थ एवं चुंबकत्व बोलिए, चुंबकत्व एवं पदार्थ बोल लीजिए, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ एवं चुंबकत्व, पदार्थ एवं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है ना। पदार्थ एवं चुंबकत्व, जब पदार्थ एवं चुंबकत्व पढ़ लेंगे हमने तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे चौथे चैप्टर पर। और चौथा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो चौथा चैप्टर इसमें पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ना। इसको शॉर्ट में ईएमआई भी कहते हैं, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो शॉर्ट में इस चैप्टर को ईएमआई के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब पढ़ लेंगे तो इसमें इसी में एक चैप्टर और एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा खासा रेंज रखता है अपने आप में, ठीक है। तो इसी में एक चैप्टर पढ़ेंगे, पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे अपन, है ना, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, है ना, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। इसी को शॉर्ट में एसी भी कहा जाता है। तो पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। जब हम लोग पांचवा चैप्टर को कवर कर लेंगे, अल्टरनेटिंग करंट को कवर कर लेंगे, तो उसके बाद
है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद छठा चैप्टर पढ़ेंगे इसी में। छठा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्या, उसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। कहाँ लिख दें, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा जगह, मेरे पास, हाँ यहाँ लिख देते हैं छठा चैप्टर, अब सही है ना, वहां पे लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, पांचवा छठा वहां पे है। तो छठा जो चैप्टर है उसका नाम है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत, है ना, जी को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहीं से मोड़ लेते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। ये 6 चैप्टर पढ़ना यूनिट 2 में। कौन कौन, विद्युत धारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तीसरा कौन, पदार्थ एवं चुंबकत्व, चौथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पांचवा प्रत्यावर्ती धारा और छठा विद्युत चुंबकीय तरंगे। 6 चैप्टर पढ़ेंगे, और जब ये 6 चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमको क्या कितना नंबर मिलेगा, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से टोटल 26 नंबर मिलेगा, 26 मार्क्स, है ना। तो 26 नंबर का सवाल यहां से आता है बाबू, ये 6 चैप्टर से, ठीक है ना। अच्छा खासा रेंज रखता है ये, क्लियर है। उसके बाद अगर आगे बढ़े यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 जो है उसका नाम है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, है ना, यूनिट 3। और यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, ठीक है ना। ऑप्टिक्स में हम 2 ऑप्टिक्स कवर करेंगे, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में भी कुछ चैप्टर है और वेव ऑप्टिक्स में भी कुछ चैप्टर है, जब हम पढ़ाएंगे तो वहीं पे बता देंगे कौन कौन से चैप्टर हैं। हालांकि अगर एनसीईआरटी किताब देखेंगे तो एनसीईआरटी में ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स खाली बोला गया है, उसके बाद ऑप्टिक्स को नहीं बांटा गया वहां पे, उसमें चैप्टर को डिवाइड नहीं किया गया एनसीईआरटी में। लेकिन और भी अगर कोई किताब अगर आप लोग के पास होगा, भारतीय भवन वगैरह, तो भारतीय भवन बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या होता है ना, उसमें चैप्टर को डिवाइड कर ले रहता है ना, यहाँ पे ऑप्टिक्स के अंतर्गत। लेकिन एनसीईआरटी डिवाइड नहीं करता है, एनसीईआरटी बस 2 पार्ट में बांटता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, है ना, मतलब किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की में बांटा जाता है। तो हम वही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लिखते हैं। तो प्रकाशिकी में मात्र 2 पढ़ेंगे अपन, 2 तरह के ऑप्टिक्स पढ़ेंगे अपन। पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, है ना, इसको बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, किरण किरण प्रकाशिकी, ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स। और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं तरंग प्रकाश की, है ना। तो 2 तरह के ऑप्टिक्स पढ़ेंगे अपन, एक पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की। और ये दोनों को जब मिला के अगर बात करें कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, तो ऑप्टिक्स से जो सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये आपको पूछे जाएंगे 14 मार्क्स के सवाल, 14 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स के सेक्शन से, और अच्छा खासा वेटेज होता है 14 नंबर, ठीक है। तो 14 नंबर का सवाल आपसे आपको ऑप्टिक्स से पूछे जाएंगे, क्लियर है जी। उसके बाद जो 4th और लास्ट यूनिट जो हमारा होता है वो होता है मॉडर्न फिजिक्स का, आधुनिक भौतिकी का। देखिए इसमें पढ़ना कम है लेकिन नंबर ज्यादा है, ठीक है ना। तो जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4, वो है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, है ना, इसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी,
भौतिकी। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स के अगर बारे में बात करें हम, तो मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है हमको, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ना है हमको, थोड़ा सा इसको हम अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा करीब कर लिए, ठीक है ना, ताकि नया स्पेस बन जाए। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे अपन मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, पहला चैप्टर पढ़ेंगे एटम, सॉरी एटम नहीं पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे विकिरण एवं, है ना, पदार्थ की द्वैती प्रकृति, है ना। पहला क्या पढ़ेंगे, विकिरण एवं पदार्थ की द्वैती प्रकृति, विकिरण एवं पदार्थ की द्वैती प्रकृति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर, द्वैती प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, रेडिएशन एंड मैटर, है ना, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे इसमें। सेकेंड चैप्टर जो कवर करेंगे इसमें, वो कवर करेंगे परमाणु, एटम। ठीक है, सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु, एटम, एटम्स। जब परमाणु को पढ़ लेंगे तो थर्ड चैप्टर जो कवर करेंगे इसमें, है थर्ड चैप्टर जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे अपन नाभिक, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस बोल सकते हैं, नाभिक, न्यूक्लियाई। नाभिक, न्यूक्लियाई बोल लीजिए, न्यूक्लियाई, है ना। पहला विकिरण एवं पदार्थ की द्वैती प्रकृति, दूसरा पढ़ेंगे परमाणु, तीसरा पढ़ेंगे नाभिक, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक यंत्र या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उपकरण, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। क्लियर है चीजें। और जो लास्ट पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बाद, है ना, और जो लास्ट पढ़ेंगे पांचवा, इसमें पढ़ेंगे संचार व्यवस्था, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है ना, तो संचार व्यवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो ये 5 चैप्टर पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है जी, और जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तब जाके हमको यहां से मिलेंगे 22 नंबर, 22 मार्क्स। ठीक है ना, इतना हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। तो बोले थे ना, इसमें पढ़ना कम है, नंबर ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये है अपना पूरा फिजिक्स का सिलेबस। आप लोग देख सकते हैं एक एक चीज को, है ना। आपको ये सारी चीज को लिखना भी है ना, यूनिट बाय यूनिट। और आप लोग अब जोड़ करके देख लीजिए, आपका हो गया 70, है ना। आप जोड़ सकते हैं, जोड़ के आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये आपका कितना है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर दिख रहा होगा आप लोग को। हम इस साइड आ जाते हैं, 8 नंबर यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
8 नंबर के बाद अगर यहाँ बड़े इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मतलब वैद्युत गतिकी में, तो यहाँ पे 26, तो 26 और 8 हो गया 34। उसके बाद अगर यहाँ पढ़े ऑप्टिक्स में 14 नंबर है, तो 34 और 14 कितना हो जाएगा 48। और यहाँ पे क्या है आपका मॉडर्न फिजिक्स में 22 नंबर 70। टोटल 70 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाकी का जो 30 नंबर होता है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। तो हमने पूरा फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है ना। अगले चैप्टर मतलब अगले लेक्चर से हम लोग यही से शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, और फिर हम एक एक चैप्टर को धीरे धीरे करके यहाँ पर पढ़ते चले जाएंगे, पूरा ढंग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग सिर्फ वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी ले लीजिएगा, है ना, सिंगल कॉपी ले लीजिएगा, और उस कॉपी में इस पूरे सिलेबस को फ्रंट पेज पे, है ना, फ्रंट पेज पे पूरा सिलेबस को, पूरा जो इंट्रोडक्शन है ये पूरा को उस पर लिखिएगा, और लिख करके आप उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको मतलब स्मरण रहे कि वहाँ से हमको कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और बाकी अगर कोई त्रुटियां हुई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको चीज़ें कैसी लगी, है ना, जो भी सिलेबस हम समझाए हैं ना, वो चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। आज के लिए इतना ही पे आपसे विदा लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। गुड बाय।